अब बात करेंगे पाकिस्तान के प्रधानमंत्री शहबाज शरीफ की और उनकी इंटरनेशनल बेइज्जती की। मामला तुर्कमेनिस्तान का है, जहां इंटरनेशनल पीस एंड ट्रस्ट फोरम की मीटिंग हो रही थी। इस दौरान पुतिन और शहबाज के बीच मीटिंग होनी थी, लेकिन शहबाज 40 मिनट तक खाली चेयर पर बैठे रहे। तस्वीरें आपके सामने हैं। इतनी घोर बेइज्जती, 40 मिनट तक एक ही चेयर पर एक ही पोजीशन में बस इंतजार करते रहे। पुतिन लेकिन मिलने के लिए नहीं आए। वो तुर्की के राष्ट्रपति अर्दोगान के साथ मीटिंग कर रहे थे। शहबाज को एक बार फिर पुतिन ने जो इग्नोर किया, उससे पाकिस्तान की दुनिया में जबरदस्त किरकिरी हो रही है। लेकिन इससे ज्यादा तो शर्मिंदगी की बात अब मैं आपको बताने जा रही हूं। शहबाज शरीफ 40 मिनट तक इंतजार करने के बाद बौखला गए। वो पुतिन से मिलने के लिए जबरन उस मीटिंग हॉल में घुस गए, जहां पर पुतिन तुर्की के प्रेसिडेंट अर्दोगान के साथ मीटिंग कर रहे थे। देखिए, वो तस्वीर भी आपके सामने है। शहबाज के आने से पुतिन और तुर्की के राष्ट्रपति अर्दोगान अनईजी नजर आए, और होना भी था, क्योंकि ये गेट क्रैश था। जहां आपकी इजाजत नहीं, वहां पर आप घुसते हुए चले गए। ये गेट क्रैश कहा जाएगा। तुर्कमेनिस्तान में इंटरनेशनल पीस एंड ट्रस्ट फोरम के दौरान का ये पूरा मामला है। एक बार फिर से आप इन तस्वीरों को देखिए। और अजीत जी, मैं तो हैरान हूँ, क्या इन्हें प्रोटोकॉल नहीं पता? क्या डेकोरम और डिग्निटी अपने देश की ये रखना नहीं जानते? गेट क्रैश कर दिया इन्होंने। इस वक्त हर जगह यूरोपियन अखबार से लेकर वहाँ के टीवी चैनल्स तक सब में ये चर्चा चल रही है दैट पाकिस्तान पीएम गेट क्रैश्ड। देखिए, ये इसके 2-3 डायमेंशन है और बड़ा डायमेंशन है। एक तो पाकिस्तान के अपना जो इंटरनल पॉलिटिक्स है उसका भी डायमेंशन है। अब आप ये समझ लीजिए कि पाकिस्तान में शहबाज शरीफ की कोई हैसियत नहीं रह गई है। जो पॉलिटिकल डिस्पेंसन है उसकी कोई हैसियत नहीं रह गई है। चुनाव भी पूरा रिग्ड हुआ था। आपको पता है किस तरह से इमरान खान की पार्टी को रोका गया लड़ने से, फिर उनके लोग जो निर्दलीय लड़े उनको हराया गया था, सब मिलिट्री ने किया। अब वहाँ जो कुछ भी है पाकिस्तान में वो हैसियत फील्ड मार्शल आसिम मुनीर की है। शहबाज शरीफ की और किसी पॉलिटिकल डिस्पेंसन की कोई हैसियत नहीं रह गई है। ये तुर्कमेनिस्तान में साबित हुआ है। पहला एक निष्कर्ष जो है, इसका पहला डायमेंशन तो ये है। और इस बात को व्लादिमीर पुतिन से बेहतर कोई नहीं जानता है कि शहबाज शरीफ की अब क्या हैसियत रह गई। उनकी कोई हैसियत नहीं रह गई। तो एक तो उनको भी लगा होगा कि इनसे क्या मिलना है, जब इनकी क्या हैसियत है कि इनसे हम मिलने जाए, क्या बात करेंगे इनसे। तो 40 मिनट जो इंतजार कराया, अनजाने में तो नहीं कराया होगा ना, जानते होंगे। भाई बैठे हुए ये जो बैठे हुए थे तैयब रजाक ये एर्दोगान के साथ, उस समय भी उनको पता होगा कि हमारी अगली मीटिंग है, हमको जाना चाहिए, लेकिन नहीं गए। उन्होंने इंटेंशनली बेइज्जत किया शहबाज शरीफ को, वो मिलने नहीं गए। अरे सर, इसमें भी जब वो गेट क्रैश करके अंदर चले गए हैं, 10 सेकंड नहीं रुकने दिया, तुरंत बाहर निकाला गया। 10 सेकंड में वो बाहर निकले। उस समय का इनके जो डिप्लोमेट साथ में थे उनको था कि वो ग्रेसफुली आप चले जाए, लेकिन इन लोगों ने गेट क्रैश किया और 10 सेकंड के अंदर आप बाहर निकले। और उसके बाद थोड़ी देर के बाद जब पुतिन निकले तो उन्होंने अपने देश के एक पत्रकार को देख करके आंख मारी, इशारा किया, ऐसा इशारा किया कि हमने जानबूझ करके किया है, ये बेइज्जती हुई है। और उसके बाद आप देखिए कि आरटी जिसको अभी भारत में लॉन्च करके गए हैं व्लादिमीर पुतिन, जो रशियन मीडिया का टेलीविजन चैनल, उसने रिलीज किया वीडियो। मतलब ये ऑफिशियली बेइज्जती की है रूस ने, उनकी हैसियत बताई है कि उनकी कोई हैसियत नहीं है। पुतिन ने जो आंख मारी, मुझे तो वो शहबाज शरीफ वाली पिक्चर याद आ गई अवधेश जी, जो वो डोनाल्ड ट्रंप की तरफ देख रहे थे। डोनाल्ड ट्रंप को फिर आंख मार के बताया था कि जैसे आई एम विद यू, तो बता दिया पुतिन ने कि भाई देख आपकी कोई करते रहिए, करते रहो चाटुकारी। अजीत जी उसके जले पर नमक छिड़क रहे हैं। इसमें भारत को छिड़क नहीं रहे, मसल दिया उन्होंने। भारत की भूमिका को क्यों आप नजरअंदाज कर रहे हैं कि पुतिन के एक जो पक्ष रहा होगा उनके अंदर, वो ये रहा होगा कि भारत के साथ जो पाकिस्तान का संबंध है उसका ध्यान रखते हुए अब हमको प्रधानमंत्री से रिश्ते निभाना है। एक बड़ा जो फैक्टर मैं मानता हूं कि भारत का एक फैक्टर वहां भी अशगाबाद उसकी राजधानी है बोल रहा था। दूसरा, जब रिसेप तैयब एर्दोगन वहां है, तुर्की के राष्ट्रपति, जिनके सामने ये जाके दंडवत होते हैं, हाथ तो नहीं जोड़ा जाता है वहां। ये शहबाज शरीफ जो इस समय दुनिया के इस्लाम का खलीफा बनना चाहते हैं, सबसे बड़ा नेता, तो जब वो बैठा हुआ है उस समय शहबाज शरीफ की क्या हैसियत होगी कि उनको इंतजार कर। दुर्भाग्य यह है कि जो अंदर गए होंगे ना, तो रिसेप तैयब नहीं कहा, अरे बाहर बैठो ना थोड़ी देर, हम लोग बात कर रहे हैं, क्योंकि उसके पैसा दे रहा है, दिला रहा है, क्यों घुस गए अंदर, 10 मिनट और इंतजार कर लेते। इसमें अब
अवधेश जी एक बात तो मुझे लग रहा है कि एर्दोगन का जो स्वभाव है, जिस ढंग से इनके यहाँ अनाज लाद के भेज रहा है कि तुमको पैसे दे रहे हैं, वो फोन पर कहता है कि चिंता मत करो हम पाकिस्तान को बचा लेंगे, जो है वो कर रहा है, तो उसमें वो कहा होगा कि बैठो थोड़ा इंतजार कर लो यार, बातचीत कर रहे हैं। एर्दोगान को भी तो मुनीर से ही डील करना है, हाँ, उसी से डील करना क्या है। डील करना है। अब ये देखना होगा कि लेकिन पाकिस्तान की मीडिया कह रही है, पाकिस्तान की मीडिया कह रही है कि बहुत अच्छी बातचीत हुई पुतिन के साथ, ये भी इसमें फैक्टर है, और दोनों देशों के द्विपक्षीय संबंधों पर बेइज्जती चर्चा करने के हुई। बाद अगर पाकिस्तानियों को ये लगता है बहुत अच्छी बातचीत हुई है तो ठीक है, दिल को बहलाने के लिए गालिब ख्याल अच्छा है। भारत पर 50% टैरिफ लगाने के बाद अमेरिकी राष्ट्रपति डोनाल्ड ट्रंप को अपने ही देश में विरोध का सामना करना पड़ रहा है। डेमोक्रेटिक पार्टी के 3 सांसदों ने एक प्रस्ताव पेश किया जिसमें भारत पर लागू टैरिफ नीति को गलत बताया गया है। प्रस्ताव में यह कहा गया है कि भारत पर ज्यादा टैरिफ भारत और अमेरिका के संबंधों को नुकसान करने वाला है। प्रस्ताव में उस राष्ट्रीय आपातकाल की घोषणा को रद्द करने की मांग की गई है जिसके तहत भारत पर 50% टैरिफ लगाया गया है। तीनों अमेरिकी सांसदों ने भारत पर टैरिफ को अवैध और प्रतिकूल बताया है। यह प्रस्ताव नॉर्थ कैरोलिना के सांसद डेबोरा रॉस, टेक्सास सांसद मार्क वीजी और इलियॉन सांसद राजा कृष्णमूर्ति ने पेश किया है। अवधेश जी, ये तो भारत शुरू से ही कह रहा है कि भारत और अमेरिका के रिश्तों में जितना भी तनाव आया है वो तो इस टैरिफ के बाद ही आया है। हालांकि 3 दफा डोनाल्ड ट्रंप और प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी के बीच में बातचीत हो गई है, पर राष्ट्रपति के लिए अब अपने ही लोगों को ये समझाना थोड़ा मुश्किल होगा कि भारत के साथ ये रवैया उनका ठीक नहीं। अमेरिका में इस बात को लेकर एक इवन रिपब्लिकन पार्टी में भी, डेमोक्रेट पार्टी में, रिटायर्ड ब्यूरोक्रेट्स में और वहाँ के जो ट्रेड कम्युनिटी है उन सब के अंदर एक असहजता थी और ये बयान आते रहे हैं। पूर्व राष्ट्रपति के सलाहकार ने कहा कि भाई भारत के साथ बहुत कठिनाई से हमारे संबंध बन रहे, एक स्ट्रेटेजिक रिलेशनशिप है, और आपने कोंडालीजा राइस का बयान इस पर आ चुका है। लेकिन यह है कि अब पहली बार एक औपचारिक आया है कि आपको इमरजेंसी जो पावर है इसके तरह जो आपने लिया है इसको पहले रद्द करिए, भारत के साथ जो है व्यवहार करिए, नहीं तो भारत हाथ से निकल जाएगा। ये अमेरिका के अखबारों में भी ये चीजें छपने लगी है। और इसके पीछे मैं जैसे परसों भी कह रहा था कि भारत की सधी हुई जो कूटनीति होती है कि शांत और संतुलित तरीके से बिना रिएक्ट करते हुए अमेरिका के अंदर भी एक वातावरण बनाना, दुनिया में एक मैसेज देना कि भाई हमने तो अब रूस के साथ एक लॉन्ग टर्म जो है ट्रेड पैक्ट हम करने जा रहे हैं, क्योंकि आपसे जो क्षति हुई है वो धीरे धीरे आगे ही सही भरपाई होगी। यूरोप के साथ हम फ्री ट्रेड एग्रीमेंट कर रहे हैं, लेकिन हमको आपसे संबंध रखना है। भारत की कूटनीति का स्वर यही था कि हमारा आपके साथ लॉन्ग टर्म एग्रीमेंट है, हम विश्वसनीय साझेदार हैं, लेकिन आपकी शर्तों पर नहीं मानेंगे। जिस समय ट्रंप साहब का फोन आया था मोदी जी के पास, उस समय भी वहां के ट्रेड रिप्रेजेंटेटिव दिल्ली में थे, बातचीत कर रहे थे, लेकिन बातचीत भी की सफलता नहीं मिली। और सर वैसे भी दोस्ती जो है वो 1 वे नहीं होती है, वो 2 वे होती है। आज एक और खबर महत्वपूर्ण है, आपके सामने वो तस्वीरें रखनी भी जरूरी है। आज संसद हमले की 24वीं बरसी है। प्रधानमंत्री संसद के बाहर शहीदों को श्रद्धांजलि अर्पित कर रहे हैं। प्रधानमंत्री की तस्वीरें इस वक्त आपके सामने हैं। संसद हमले की 24वीं बरसी है और 13 दिसंबर 2001 को संसद भवन में हमला हुआ था और ये भारत के लोकतंत्र के खिलाफ हमला था, भारत की संप्रभुता के खिलाफ एक हमला था। और इस वक्त शहीदों को श्रद्धांजलि देते हुए तस्वीर आप लोगों के तो जो मेमोरीज हैं उनमें ये तस्वीरें बहुत गहरे तक अंकित हो गया। बहुत अहम है। हम लोग थे उस समय, हम लोग पार्लियामेंट में थे और जैसी अफरा तफरी थी उस समय सब लोगों ने देखा, हम लोगों ने तो अपनी आंखों से देखा और ये बहुत भयावह क्षण था भारत की डेमोक्रेसी के लिए, इंटरनल सिक्योरिटी के लिए। ये तो उसी को भारत की एकता, अखंडता और संप्रभुता को चैलेंज किया गया था। लेकिन ये सबसे अच्छी बात रही उस समय जो एक राजनीतिक एकता और जो एकजुटता दिखी थी वो बड़ा रिमार्केबल था कि तमाम लोगों ने, जो बाद में अटल बिहारी वाजपेयी कई बार कहते रहे, प्रधानमंत्री थे उस समय, कि नेता प्रतिपक्ष ने सबसे पहला फोन हमको किया हमारा हालचाल जानने के लिए कि हमको कोई हार्म तो नहीं हुआ है। राहुल गांधी भी थे, सोनिया गांधी भी, तमाम वरिष्ठ जो हैं वो इस तस्वीर में आपको दिखाई दे रहे हैं। अगली खबर, संघ प्रमुख मोहन भागवत ने टुकड़े टुकड़े गैंग को सख्त संदेश दिया है। मोहन भागवत ने कहा कि भारत के लिए अब जीने का समय है, मरने का नहीं। देशभक्ति पर जोर देते हुए उन्होंने कहा कि देश में तेरे टुकड़े होंगे जैसी भाषा नहीं होनी चाहिए। उन्होंने जाति और धर्म के आधार पर विभाजन को गलत बताया और कहा कि सावरकर ने हमेशा एक राष्ट्र की विचारधारा का प्रचार किया। उन्होंने सावरकर के हिंदू राष्ट्र के संदेश को भी लोगों को समझाया। राष्ट्र क्या है, इसकी भी स्पष्ट कल्पना
सावरकर जी ने दी है। उसको उन्होंने हिंदू राष्ट्र कहा है और हिंदू की व्याख्या भी बताई है। आ सिंधु सिंधु पर्यंता यस्य भारत भूमिका पितृभू पुण्यभूश्चैव सबैरिंदुरिति स्मृता। इस प्रकार के भाव से स्वयं को परिपूरित करते हुए संपूर्ण देश इस भाव से परिपूरित हो और सबके जीवन ऐसे बने और अपने शक्ति की पराकाष्ठा करते हुए प्रत्येक व्यक्ति देश के लिए जिए, देश के लिए जिए, स्वयं देश होकर जिए, भारत बने, भारत को जाने, भारत बने, भारत को माने जीवन में, उसके लिए जिए। ये हमारे अपने देश में, हमारे अपने देश की ही भक्ति होनी चाहिए। यहां तेरे टुकड़े हो वाली भाषा होनी ही नहीं चाहिए। ये कैसे होता है हमारे होते हुए? पूरा भारत देश हम उसको एक मानकर, एक राष्ट्र मानकर चले हैं। संविधान भी अपना यही कहता है। तो इस भारत में छोटी छोटी बातों को लेकर आपस में अलगाव टकराव कैसे होता है? हम कैसे सोचते हैं? सावरकर जी ने कभी ऐसा नहीं सोचा मैं महाराष्ट्र का हूं, मैं अमुक जाति का हूं। हमारे देशभक्तों ने हमेशा जो विचार किया वो सब किसी न किसी जाति में जन्मे थे, किसी न किसी प्रांत में रहने वाले थे, परंतु सबने सोचा पूरा भारत। भाषा शुद्धि के लिए सावरकर जी ने काम किया। हमारे अपने घर में अपने बच्चों को अपनी मातृभाषा आती है कि नहीं आती है? बात सोचने की है। लेकिन अवधेश जी, जो बात अभी मोहन भागवत कह रहे हैं, हिंदू राष्ट्र की बात को अगर संदर्भ में रखते हुए फिर ये कहें कि टुकड़े टुकड़े वाली भाषा नहीं चलेगी, तो ऐसा लगता है कि जैसे एक अमुक समाज के लिए ये बात कही जा रही है। नहीं, उन्होंने उसमें कहा था कि राष्ट्र को भी समझना पड़ेगा। देखिए, महात्मा गांधी ने, अब चूंकि सावरकर जी पर वो जो सागर तला मल्ला है उस गीत का वहां विमोचन था, उनकी तस्वीर सावरकर जी के बाद 120 वर्ष ये जो हिंद स्वराज पढ़ेंगे, मैं दर्शकों को भी कहता हूं कि ये केवल सावरकर जी ने नहीं कहा है, हिंदू राष्ट्र विवेकानंद जी ने कहा है, महर्षि अरविंद ने 1893 के उत्तर पारा भाषण में कहा। हमारे जितने मनीषी थे नॉर्मल भाषा थी कि हिंदू राष्ट्र है, क्योंकि राष्ट्र हमारे यहाँ ना नेशन स्टेट नहीं था कि इतनी दूरी तक इसका भूगोल है, ये क्षेत्रफल है, यहाँ एक राजा है। गांधी जी से हिंद स्वराज में पाठक प्रश्न करता है कि भारत तो कभी एक राज्य था ही नहीं, आप कैसे कहते हैं कि एक राष्ट्र हो जाएगा? तो उन्होंने कहा है कि अंग्रेजों ने आपको सिखाया था कि भारत कभी एक राष्ट्र नहीं था, एक राष्ट्र था तभी तो उन्होंने एक राज्य बनाया। तो राष्ट्र और राज्य में अंतर क्या है? वो कहते हैं कि हमारे जिन पुरखों ने सेत बांध रामेश्वरम, हरिद्वार, द्वारिका की यात्रा ठहराई, क्या वे मूर्ख थे? यही तो राष्ट्र है कि राजे रजवाड़े अलग हैं, लेकिन सबके लिए हिमालय भारत का मुकुट है। वो अलग क्षेत्रफल हो सकता है उनका। तो राष्ट्र एक सांस्कृतिक संकल्पना है वो। इसलिए हिंदू राष्ट्र करने का मतलब कोई कर्मकांडीय राज्य नहीं बनाना है कि जो सेकुलरिज्म के लगा पर हिंदू राष्ट्र लिख देना है। वो एक स्वभाव है हिंदू का कि सबके प्रति सहनशीलता होना, शराब नहीं पीना, बाकी झूठ बोलने से बचना, सबके कल्याण को देखना, ये है हिंदू राष्ट्र की कल्पना। राष्ट्र का चरित्र, राष्ट्र एक चरित्र का परिचायक होता है हमारे देश में प्राचीन काल से। वेद में जब ऋग्वेद में राष्ट्र शब्द का वर्णन है, उस समय तो नेशन स्टेट नहीं था ना। जो सन्यासी होते हैं वो सन्यास लेते हैं ना, तो उनके संकल्प में राष्ट्र होता है। वो राष्ट्र क्या है? वो आइडियोलॉजी है कि हम प्रकृति और ब्रह्मांड के लिए जिएंगे, उसके साथ हम जुड़े हुए हैं। राष्ट्र एक जीवन दर्शन है जिसको जीवन शैली के रूप में हम अपनाते हैं। ये बात तो बोल रहे थे, ये अभी हमारे यहां समझ नहीं है। हम ब्रिटेन अमेरिका की तरह सोचते हैं कि एक नेशन स्टेट है, उसका एक लिखा संविधान है, सेकुलरिज्म के जगह हिंदू राष्ट्र लिख देना, ये नहीं है। हिंदू राष्ट्र व्यवहार है, स्वभाव है, संस्कृति है। लेकिन जब कॉन्स्टिट्यूशनली अगर कोई विवाद कोर्ट में जाए अवधेश जी, तो फिर कैसे जज के खिलाफ इम्पीचमेंट का मोशन लाया जाता है, वो भी तो इसी राष्ट्र की एक खबर है। खबर जरा दर्शकों के सामने रख दूं। तमिलनाडु में दीपम विवाद की बात है, जहां एक जज ने फैसला सुना दिया तो उसके खिलाफ महाअभियोग लाया गया। मतलब जजों पर भी विपक्ष ये थोपने की कोशिश करेगी कि हमारे मनोकूल फैसला नहीं होगा तो हम आपके खिलाफ महाअभियोग लेकर आएंगे। देश में इस वक्त ये हो रहा है तमिलनाडु के मदुरई में।
तमिलनाडु के मदुरई में अरुलमिगु सुब्रमण्य स्वामी मंदिर है। ये मंदिर तिरुपरमकुंद्रम पहाड़ी पर है। दरअसल इस मंदिर से थोड़ी ही दूरी पर एक दरगाह है जिसका विवाद पिछले 100 सालों से कोर्ट में चल रहा है। 1920 में तमिलनाडु की सिविल कोर्ट ने पहाड़ी पर अधिकार मंदिर के पक्ष के बारे में सुना दिया था, लेकिन दीपम को लेकर कोई स्पष्ट निर्देश नहीं दिया था। अब जस्टिस GR स्वामीनाथन ने मंदिर के पवित्र स्तंभ, जिसे कार्तिकाई दीपम लैंप कहते हैं, उस पर दीप जलाने की इजाजत दे दी। इसके खिलाफ डीएमके समेत विपक्षी सांसदों ने जस्टिस स्वामीनाथन के खिलाफ महाभियोग का प्रस्ताव दे दिया। हालांकि इस पर अब संघ प्रमुख का भी बयान सामने आया। संघ प्रमुख ने कहा कि अब तमिलनाडु में हिंदू खुद ही इस मुद्दे को सुलझाने में सक्षम है और जब उन्हें जरूरत पड़ेगी तब आरएसएस इस पर भी विचार करेगा। The matter is now sub judice. Let it resolve. The awakening of Hindus in Tamil Nadu, I think it is enough to bring about the desired result. But if at all it is needed, the Hindu organizations are working in Tamil Nadu also. They will let us know, then we will think about it. But at present, I think the issue can be resolved here only on basis of the Hindus' strength in Tamil Nadu only. अजीत जी, ये मैटर प्योर रिलीजियस मैटर था जिसे डीएमके, कांग्रेस और बाकी विपक्षी पार्टियों ने एक पॉलिटिकल मैटर बना दिया है। देखिए, ये इसमें हम लोग उस मेरिट पर नहीं जा रहे हैं। जो मेरिट है जज का, जस्टिस GR स्वामीनाथन का जो मेरिट है, वो उस फैसले के मेरिट पर हम लोग नहीं जाते हैं। उस पर अभी बात चलेगी। आप सुप्रीम कोर्ट, हाई कोर्ट में डबल बेंच, चीफ जस्टिस की बेंच इस पर विचार कर रही है। आप सुप्रीम कोर्ट जाएं, वो एक बिल्कुल ही डिफरेंट मामला है। एक पॉलिटिकल टूल के तौर पर महाभियोग को, इम्पीचमेंट को जिस तरह से अपोजिशन ने इस्तेमाल किया है, ये बहुत ही खराब प्रेसिडेंट है, बहुत ही गलत प्रेसिडेंट है। बहुत खराब मिसाल बनाई जा रही है कि आप किसी जज के फैसले के खिलाफ उसके ऊपर इम्पीचमेंट लाएंगे। फैसला आपको पसंद आ सकता है, फैसला आपके खिलाफ हो सकता है, आप उस फैसले के खिलाफ कोर्ट में अपील करेंगे। बिल्कुल, आप डबल बेंच, अभी चीफ जस्टिस की बेंच विचार कर रही है, आप सुप्रीम कोर्ट जाएंगे, आप इम्पीच करने की बात कर रहे हैं। इसका मतलब आप अननेसेसरी जुडिशियरी के ऊपर, जज के ऊपर एक प्रेशर टैक्टिक्स आप अपना रहे हैं, एक दबाव बनाने की रणनीति, उसको इंटिमिडेट करने की, डराने की कोशिश आप कर रहे हैं कि अगर आपका फैसला हमको पसंद नहीं आया और हमारे पास संख्या होगी तो हम आपको इम्पीच करेंगे। ये बहुत ही गलत मिसाल है और हमको बड़ी हैरानी है कि डीएमके की तो अपनी पॉलिटिक्स है, मान लीजिए, उनकी पॉलिटिक्स में कांग्रेस और समाजवादी पार्टी और ये सारी पार्टियां क्यों फंस रही हैं। किसी ने उनको समझाया नहीं कि ये एक जुडिशियरी का फैसला है, जिस फैसले को जुडिशियरी में ही हम लोग, अब जज इनकैपेसिटी में हो, जज मिसबिहेव करता हो, जज कदाचार करता हो, उसके लिए इम्पीचमेंट है। किसी फैसले के लिए आप इम्पीच नहीं कर सकते। एक और सवाल आपसे पूछ लूं, क्या इससे भी दूसरा अयोध्या बनाने की कोशिश हो रही है? नहीं, देखिए, दीपम का मामला उस तरह का नहीं है मामला। वहीं 33% एकड़ के करीब एक जमीन है जो छोड़ दी है उस सिकंदर दरगाह के लिए छोड़ा हुआ है। अब वहाँ एक लाइट है, एक लैंप पोस्ट है जिसके ऊपर दीप जलाने का मामला है, वो दीप जलाएगी, कोर्ट ने ऑर्डर कर दिया। जी, उसका जो है, सुनिए, इसका एक इतिहास है। वो जो तिरुपरकुंद्रम पहाड़ी है, उसको माना जाता है प्राचीन, वहाँ क्योंकि शैव और वैष्णव दोनों की एक परंपरा रही है। 12 प्रमुख जो है नयनार जो वैष्णव संत थे और 62 जो है शैव संत थे, जिसको अलवर कहा जाता है, सब वहीं से आए हैं। तो उसको कंप्लीट एक शिवलिंग माना जाता है। तो उसके ऊपरी पहाड़ी के हिस्से पर सिकंदर बधू शाह का दरगाह बना दिया गया। जब यहाँ से दिल्ली सल्तनत का वहाँ पर अधिकार गया तो बना दिया गया। की बात है, खत्म नहीं, तो उसी की लड़ाई चल रही कि ऊपर है, ये नीचे है। जैसे हमारे यहाँ कार्तिक महीना होता है ना, वही वहाँ धर्म कार्तिकेय है, नहीं कार्तिकेय है, वहाँ कार्तिकेय का दीप जलाने की एक परंपरा है। तो उसने कहा कि उस परंपरा को जारी रखा जाए। समस्या ये है, जो अभी अजीत जी ने कहा ना, कि ये एक मसला था जो कोर्ट में कोर्ट प्रोसीडिंग्स के जरिए भी हल किया जा सकता था, लेकिन इम्पीचमेंट का मोशन लाकर सनातन विरोध, हिंदू विरोधी दिखाने के लिए अपने को वहां, सर वो तो डीएमके है ना, जो सनातन को डेंगू, मलेरिया, पता नहीं क्या क्या वायरस कहते हैं, तो वो तो कर ही सकती है। लेकिन समाजवादी पार्टी और कांग्रेस भी अगर उसी ट्रैप में आ रही है तो ये यूपी में चुनाव लड़ना चाहते हैं या नहीं, इसमें तो बहुत बड़ा इशू है वहां। बंगाल की खबर एक बार आपके सामने हम रख दें। एफआईआर का विरोध वहां पर ममता बनर्जी कर रही हैं। अवैध बांग्लादेशी घुसपैठी और हुमायूं की बाबरी मस्जिद को लेकर वहां पर भयंकर तनाव है। मुस्लिम वोट को लेकर ममता बनर्जी टेंशन में है, लेकिन अब उनकी इस टेंशन को अवैसी डबल करने जा रहे हैं।
बड़ी खबर यह है कि असदुद्दीन ओवैसी पूरे दमखम के साथ बंगाल चुनाव लड़ने की तैयारी कर रही है। ओवैसी की पार्टी AIMIM बंगाल में हुमायूं कबीर के साथ गठबंधन करके चुनाव लड़ सकती है। कुछ दिन पहले हुमायूं कबीर ने कहा था कि वो ओवैसी की पार्टी से गठबंधन करेंगे और अब AIMIM की तरफ से भी हुमायूं कबीर के साथ गठबंधन को लेकर बयान आ गया है। पश्चिम बंगाल AIMIM के प्रदेश अध्यक्ष इमरान फरंकी ने कहा कि हुमायूं कबीर के साथ चुनाव में गठबंधन को लेकर बातचीत जारी है। कुछ सीटों पर तालमेल के साथ चुनाव लड़ने पर चर्चा हो रही है। यानी बंगाल में इस बार मुस्लिम वोट अकेले ममता की झोली में नहीं आएंगे, बल्कि ओवैसी और हुमायूं भी मुस्लिम वोट के बड़े दावेदार साबित हो सकते हैं। एक और इंटरेस्टिंग खबर उत्तर प्रदेश के संभल से आ रही है। संभल में नवंबर 2024 में दंगे हुए थे। आपको याद होगा, इंडिया टीवी ने तमाम खबरें और तस्वीरें आपके सामने रखी थी। दंगाइयों ने जमकर ईंट और पत्थर भी फेंके थे। अब उन्हीं ईंट और पत्थरों का इस्तेमाल करके संभल में एक नई पुलिस चौकी बनाई गई है। संभल के दीपा सराय इलाके में ये पुलिस चौकी बनी है। इसका उद्घाटन भी हो गया है। बाकायदा हवन पूजन के बाद पुलिस चौकी का उद्घाटन किया गया। इस दौरान संभल जिले के जिलाधिकारी और SP भी मौजूद रहे। खास बात यह है कि पुलिस चौकी सपा सांसद जियाउर रहमान वर्ग के घर से बहुत ही कम दूरी पर, मतलब आप यूं समझ लीजिए 100 मीटर की दूरी, कदम भर की दूरी पर है। पुलिस चौकी का निर्माण मार्च 2025 में शुरू कर दिया गया था और एक मुस्लिम बच्ची इनाया के हाथों पुलिस चौकी की नींव का पहला पत्थर रखवाया गया था। तो कभी कभी डिस्ट्रक्शन से भी कंस्ट्रक्शन हो सकता है। तो जो ईंट और पत्थर समाज में वैमनस्य फैलाने के लिए फेंके गए थे, वहां से पुलिस चौकी का निर्माण भी हो सकता है। बहुत शुक्रिया। आज दमदार 10 में इतना ही था। अजीत जी, अवधेश जी, बहुत शुक्रिया। बहुत बहुत धन्यवाद।